पहला क्वेश्चन आ चुका है, जी के शुरुआत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है। तो किसका नाम जुड़ा है साथियों, आपको भी पता होगा किसका नाम जुड़ा है, तो सर सैयद अहमद खां। दोस्तों आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी और कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी की बात कर ले दोस्तों, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और इनकी दोस्तों एक रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों, जिसमें इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय बताया और धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया। ये भी याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा सकता है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई भारत की और धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। वैसे दोस्तों पहले का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया साथियों कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी साथियों। तो आपको भी पता होगा कौन सी थी, चौथी बौद्ध संगीति। कौन सी थी, चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। चलिए अगला है कि किस राजा के प्रशासन में दोस्तों अष्टप्रधान मंत्रिमंडल पाया जाता। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, शानदार क्वेश्चन साथियों। ठीक है, कि अष्टप्रधान दोस्तों मंत्रिपरिषद किसमें पाई जाती थी दोस्तों, तो आपको पता होगा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो शासन थे दोस्तों उसको हम अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। ठीक है, और देखिए नवरत्न पूछा जाए दोस्तों तो आपको पता होगा अकबर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी चीजें। ठीक है, तो अष्टप्रधान किसके यहाँ साथियों, तो शिवाजी के यहाँ। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। दोस्तों आपके पेट के लिए भी बहुत ही शानदार पेपर है। तो कहां पर दोस्तों पूर्ण स्वराज के लिए बात की थी, तो आपका लाहौर अधिवेशन था। कौन सा, ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन था साथियों। ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए इधर कट रहा हो तो आप परेशान मत होइएगा, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन लड़ाइयों में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो साथियों किसमें जो मुख्य विरोधी हैं उनको सही ढंग से नहीं बताया गया है। पहला है मेरे दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हुआ था साथियों। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, टीपू सुल्तान मराठा, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। और हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ये भी सही, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा था। साथियों आपको भी पता होगा कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों चौरा चौरी घटना हुई थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी, तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में हुई थी साथियों, और इसके 100 साल भी पूरे हो चुके हैं 1922 से। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चौरा चौरी घटना हुआ था दोस्तों, इसमें क्या किया गया था कि चौकी में दोस्तों कांस्टेबल को बंद करके उनको आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, चलिए तो चौरा चौरी कहां पड़ता दोस्तों, तो आपके गोरखपुर जिले में, याद रखेंगे। और काकोरी घटना कहां की गई थी दोस्तों, ये लखनऊ पड़ती है, लखनऊ में। और जलियांवाला बाग दोस्तों अमृतसर में पड़ता है। आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौरा चौरी घटना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ कौन सा था दोस्तों, तो आपको पता होगा चंपारण आंदोलन। कौन सा साथियों, चंपारण आंदोलन दोस्तों नील कृषकों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता। साथियों आपको पता होगा, हमने बताया है कि राष्ट्रपति का शपथ किसमें है, आर्टिकल 60 में दोस्तों। तो राष्ट्रपति को शपथ, पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर दोस्तों पूछता कि राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देगा, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति हो जाता है। किसको दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, और उपराष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रपति को
को दे देगा, यानी दोनों आपस में त्याग पत्र ले लेते हैं दोस्तों। मगर शपथ की बात होती है दोस्तों, कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं साथियों, कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी साथियों कितनी हैं? तो अभी दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों कितनी हैं? 12 अनुसूची। अगर पूछता मूल संविधान में कितनी थी तब 8 बताते, मगर साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? 12 हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि देखिए 8 तो मूल संविधान में थी, जिसमें दोस्तों राजभाषा संबंधित है, ठीक, सॉरी 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं। उसके बाद आपसे पूछा था 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, तो पहला संशोधन किया गया था भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 10वीं में दोस्तों क्या है? दल बदल है दोस्तों, क्या है? दल बदल कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन करके, और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ग्राम पंचायत से, और 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वां संविधान संशोधन करके दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पंचायत से, ठीक है। चलिए अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए अगर दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? आमुख बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आमुख। साथियों इसको क्या बोलते हैं? आमुख बोलते हैं। देखिए अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों आप ऑप्शंस इंग्लिश में देख सकते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेम्बल बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा के लिए दोस्तों कितनी? 25 साल। कितनी? देखिए लोकसभा के लिए 25 साल, और 35 साल किसके लिए है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 21 साल दोस्तों, ग्राम पंचायत के लिए, और दोस्तों राज्यसभा के लिए 30 साल। तो सभी चीजें आपको बता दी हमने कि लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। समझिएगा, लोकसभा के लिए दोस्तों कितनी? 25 साल, और राज्यसभा के लिए दोस्तों कितनी? 30 साल, और राष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए दोस्तों 35 साल, और ग्राम पंचायत के लिए 21 साल। तो सब कुछ हमने बता दिया, बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा। तो लोकसभा के लिए 25 साल। चलिए अगला है स्पेस है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा स्रोत। दोस्तों आपको पता है, हमने पढ़ाया भी है बहुत ही अच्छे से दोस्तों, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं साथियों? आपको पता होना चाहिए, यूएसए यानी अमेरिका से। देखिए यूएसएसआर से क्या लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए दोस्तों। क्या? अगर यहाँ पे मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य होता तब यूएसएसआर होता, ठीक है। और दोस्तों यूके से आपको पता है एकल नागरिकता, बहुत सी चीजें ली गई है ना, और समझ गए, विधि का शासन लिया गया, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, क्या? यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोस्तों भारत, देखिए भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए साथियों? आपको पता होगा कि ये किससे संविधान से लिए गए दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि दोस्तों किससे लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान से। कहां से दोस्तों? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्शवाद आदर्श लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला है 14 नंबर, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? मेरे साथियों देखिए हमने सब कुछ पढ़ाया है, और बहुत अच्छे से इसके बारे में अभी अपने पेट की क्लास में पढ़ाया, तो ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। देखिए त्रिस्तरीय सरकार, बिल्कुल आपको पता है कि अपने यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है। सार्वभौमिक मताधिकार, आपको पता है कि 18 साल के होते दोस्तों तो आपको वोट डालने का अधिकार है। पहले 21 साल था, ठीक है। 61 में संविधान संशोधन द्वारा उसे घटा दिया गया, और राज्य के नीति सिद्धांत भाग 4 इसी के लिए दिया गया है, भाग 4 इसी के लिए। सबसे छोटा लिखित संविधान दोस्तों बिल्कुल गलत है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, ठीक है। तो छोटा इसने कैसे कह दिया? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो गठित अंतरिम सरकार थी दोस्तों, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए आगे देखते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया दोस्तों? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों आपको पता होगा कि 243, ठीक है, भाग 9 आपने देखा होगा 243 के तहत दोस्तों इनको दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे भाग 9 243 से दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन के बारे में पहले से भी बताया गया था, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 243 हो जाएगा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों पता है आपको कि वन से संबंधित जितने भी चीजें होती है देहरादून संबंधित याद हो जाएंगे दोस्तों। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां है आपका? देहरादून में है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है दोस्तों? देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों क्या होती है? वित्तीय अवधि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आपको पता होगा साथियों किसमें है?
तो आर्टिकल 32 याद होगा ना, आर्टिकल 32 जिसे भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों हृदय आत्मा कहा, किसमें, मौलिक अधिकार में है, किसमें, मौलिक अधिकार में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, ठीक है, जो रिट जारी करता 5 प्रकार की, कौन, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, उसी के बारे में बात किया गया आर्टिकल 32 में, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। और इसे ही साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय या आत्मा कहा था, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करते, साथियों हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया था आपको यूपी स्पेशल में। तो किसमें दोस्तों, तो देवप्रयाग में दोस्तों दोनों नदियां मिलती है, देखिए इधर से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है, और इसकी जो संयुक्त धारा होती है इसको हम गंगा कह देते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैदानी भाग दोस्तों गंगा कहां आती है, तो दोस्तों हरिद्वार में मैदानी भाग में आती है। और उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती हैं दोस्तों, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लेती है गंगा नदी, ठीक है। चलिए अगला है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है साथियों, तो बहुत ही आराम सा क्वेश्चन आया है, बढ़िया सा क्वेश्चन आया दोस्तों। तो बांदीपुर कहां है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कहां है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं। दोस्तों देखिए वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है, आपको पता है कणकीय पदार्थ दोस्तों बिल्कुल वायु को प्रदूषित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल, मगर दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, वायु को प्रदूषित नहीं करते, जो कि हम लोगों के लिए क्या होता है, प्राण वायु कहलाती है ना ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि किस रक्त समूह को दोस्तों सर्वदाता, देखिए सार्वत्रिक दाता कहते हैं, सर्वदाता कौन सा होता है साथियों, तो ओ होता है, क्या होता है, ओ सर्वदाता होता है दोस्तों। और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही, ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है साथियों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछे कि रक्त की खोज किसने की थी, तो लॉर्ड कार्नस्टीन ने दोस्तों इन सबकी खोज की थी, तो ये भी आपसे पूछा सकता दोस्तों, तो ओ क्या होगा, सर्वदाता, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है साथियों, तो आपको पता होगा कौन बनाती है मौद्रिक नीति, तो ये चीज तो बिल्कुल पता होगा कौन बनाती है दोस्तों, आरबीआई बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, आरबीआई दोस्तों आपके यहाँ मौद्रिक नीति बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है साथियों, तो नर प्रजनन अंग कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा पुंकेसर। क्या होता है साथियों, पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है साथियों। अगला है सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि त्वचा का सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपके पेट में भी पूछा गया था कि त्वचा के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दोस्तों वही रिलेट मिलते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों पेपर को आप हर एक पेपर को देखिएगा तो क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिचर्म, अधि मतलब ऊपरी ना, एपिडर्मिस है ना, याद रखेंगे अधिचर्म बोलते हैं, जो ऊपरी त्वचा होती है दोस्तों उसको अधिचर्म बोलते हैं। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। 27वां क्वेश्चन क्या है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था साथियों। तो कौन सी योजना थी जिसके तहत दोस्तों भारत को पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो वो दोस्तों योजना थी भारत गौरव योजना। कौन सी, भारत गौरव योजना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है, आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की दोस्तों, तो किस विभाग ने की है, तो इसके बारे में आप बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कौन सा नंबर, ए नंबर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो ए बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता यानी कि टोटल लिटरेसी ना तो शुरू किया गया था दोस्तों, आपको पता होगा, ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो कहाँ है दोस्तों, केरल में पूर्ण साक्षरता वाला राज्य ये है। चलिए अगला है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया साथियों, तो आयुष्मान योजना के तहत दोस्तों भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पे किया गया, बीजापुर में। कहां पर साथियों, बीजापुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कौन सी है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों, तो पृथ्वी-1। क्या है, पृथ्वी-1 दोस्तों, ये कम दूरी किससे थी, ज्यादा दूरी दोस्तों आपको पता 2 फिर 3 है ना, इस तरीके से, तो पृथ्वी-1 हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है साथियों। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको साथियों बता दूं कि यहां पर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, मगर दोस्तों इसने अमेरिकी डॉलर नहीं ऑस्ट्रेलिया डॉलर के बाद में बात की थी दोस्तों। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मगर साथियों यहाँ पे इसमें कुछ करेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया दोस्तों। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, नाम क्या है, फ्रंटियर है, किस देश ने विकसित किया, तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से कहां स्थित है दोस्तों। तो हमने यूपी स्पेशल में बताया आपको कहां पर है, चित्रकूट में। कहां पर साथियों, चित्रकूट, ये अपना पहला दोस्तों विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। तो राष्ट्रीय विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो पहला है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों, ठीक है। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आपको पता होगा दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए ही प्रेरित है साथियों, तो बिल्कुल सही जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों। आपको पता होगा कि लक्ष्य बनाया था सरकार ने कि 2022 तक हम किसानों की आय क्या कर देंगे, दोगुनी कर देंगे। तो उसके लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, तो आपको पता होगा अशोक दलवाई समिति। क्या, अशोक दलवाई समिति का आयोजन किया गया, गठन किया गया था। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है दोस्तों। तो पूरा योजना से संबंधित कौन है, तो इसको आपको बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, यही क्या है, पूरा योजना से संबंधित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी चीजों का समावेशन दोस्तों, ये आपके पूरा योजना से संबंधित है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको यूपी स्पेशल मैंने पढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। आपको पता होगा फिरोजाबाद दोस्तों कांच के लिए, यानी कि कांच की चूड़ियां दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो आपको भी पता होगा दोस्तों क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं दोस्तों। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, टेराकोटा, आपको पता कि गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है दोस्तों कि 2 सही 1/7 और 4 सही 1/3 और 5 सही 1/7 दोस्तों, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे साथियों, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 11 सही 13/21 आएगा। देखिए 5 4 9 तो 11 जोड़ लीजिएगा और फिर 11 हो जाएगा दोस्तों। और आपको 1/7 1/3 1/7 फिर अलग से जोड़ लीजिएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, 11 सही 13/21 हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी दोस्तों। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों कौन से उत्तर प्रदेश से हुई दोस्तों। आपको पता होगा कि आपका क्या है दोस्तों, कथक ही क्या है, अपने उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, कथक ही अपने उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी साथियों। तो रबी में आपको पता है कौन सा आता है दोस्तों, गेहूं, जो ठंडियों में दोस्तों बोई जाती है। जैसे अभी क्या है दोस्तों, ठंडियों में जो बोई जाएंगे दोस्तों, आपको पता होगा कि कौन कौन से जाएंगे, गेहूं, चना, मटर और जो दोस्तों ये ठंडी में बोई जाती है साथियों। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश में किस शहर में दोस्तों। प्रमुख आभूषण बाजार दोस्तों, आभूषण के लिए प्रमुख बाजार कहाँ है उत्तर प्रदेश के, तो दोस्तों आपको पता चाहिए आगरा में दोस्तों क्या है, प्रमुख आभूषण बाजार दोस्तों कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में दोस्तों, ठीक, जिसे हम पेठा नगरी, ताज नगरी के नाम से भी पहचानते हैं या फिर जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 4/7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/7 आ जाएगा, ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों कि 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है दोस्तों। 1 सेकंड 1 घंटे का दोस्तों कितना दशमलव होगा, तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर 0.00
0.27, ठीक है, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है साथियों कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो साथियों आप जोड़ भी सकते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो दोस्तों किसी से नहीं कटती उनका योग क्या होगा, तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा दोस्तों, इसको आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए। ये कहते दोनों में दोस्तों विषयों में कितने 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए दोस्तों, तो दोनों विषयों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो गए दोस्तों। देखिए इसका आप पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक इस तरह से बनाइए आप, ठीक है। एक को आप अगर भौतिक मान लेते दोस्तों, इस वाले को भौतिक मान लिया और इसको दोस्तों हमने तर्क मान लिया, ठीक है। अब देखिए पहले दोनों कितने हुए 55%, 55 दोनों लिख देंगे। अब देखिए ये 70 क्या है भौतिकी में, तो कितना बचा दोस्तों 55, 15 दोस्तों 70, तो 15 इधर हो जाएगा। और दोस्तों इधर देखते हैं तो इधर कितना बचेगा दोस्तों, जो तर्क में देखिए 55 तो दोनों में हो गए, ठीक है। और बचे 80 में से कितने, तो 55 5 60 यानी 25 बच गया दोस्तों, ठीक है। 80 में से कितना बचा दोस्तों, 25 बच गया, ठीक है। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, देखिए अब देखिए कितना हो चुका है, तो 25 और देखिए 55, ठीक है, और 25 और 15, 25 और 15 तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, एक बचेगा और 5 2 7 1 8 1 9 हो जाएगा। तो कितने परसेंट बचे साथियों, तो आपको बताना है दोस्तों कितने परसेंट नहीं बचे हैं दोस्तों। देखिए 95% क्या हो गए, ये उत्तीर्ण हो चुके हैं दोस्तों, सब में उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो बचे कितने, तो 100 से घटाएंगे तो केवल 5% ही तो बचेगा जो कि अनुत्तीर्ण होंगे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 से 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 से 40 के बीच दोस्तों सभी अभाज्य संख्या आप जोड़िए और उनका अगर आप औसत निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, हल करना है आपको कि 323.46 फिर 23.04 माइनस 43.17 फिर क्या घटाएं कि 303 आ जाए मेरे साथियों। तो आप 0.33 घटा लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया गया मेरे साथियों, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि ये 50 में से अंक कितने कितने किसने पाए हैं। देखिए संस्कृत में 40 से अधिक अंक कितने पाए हैं दोस्तों, 9 व्यक्तियों ने, ठीक है। और कंप्यूटर में 40 से अधिक कितने पाए हैं दोस्तों, 4 व्यक्तियों ने, औसतन दोस्तों 7 है ना। और 30 से अधिक 30 और अधिक दोस्तों 30 और उससे अधिक तो 32 लोग। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 21 और यहाँ पे 27, 80, 60, 73, ठीक है, 92, 81 और 87, 100 है ना। 0 से अधिक कितने, 100 व्यक्ति है ना। तो ये चीजें दोस्तों बताया गया है 50 में से अंक, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताया गया, तो ये चीज समझिए। अब देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे साथियों। तो कितने परसेंट उच्च अध्ययन के लिए प्राप्त होंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों 60 अंक कम से कम 60 हो तो संस्कृत में आपको दिखाना चाहते हैं तो साथियों इसका आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी 32। क्या हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि इसको कराने में दोस्तों बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अगला कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग क्या होगा मेरे साथियों। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 44 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया था दोस्तों। तो आपको पता होगा कि अगर F2 आप करते हैं तो नाम बदल सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो F2 हो जाएगा। अगला है कि दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दस्तावेज का हम प्रिंट लेने से पहले क्या करते हैं, उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लें दोस्तों और पेपर को सेट कर लें, ठीक है। तो देखिए पहली चीज क्या होता है कि पेपर की सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों और डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखिए। प्रिंट प्रीव्यू देखने से आपको बताया जाता है कि कैसा छपेगा प्रिंट, ठीक है। तो बी और सी दोनों दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कौन से कीबोर्ड का, तो राइट एरो। देखिए इस तरह कुछ होता है, उस पर हम क्लिक करके दोस्तों एक वर्ड आगे ले जाते हैं, ठीक। तो राइट एरो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्प्रेडशीट में
जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या होता है साथियों? तो फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे दोस्तों, फंक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा क्या करते हैं हाइपरलिंक के लिए दोस्तों, शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस के। क्या होता है? कंट्रोल प्लस के हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। क्या है साथियों 58 नंबर की नगर पालिका। देखिए नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए दोस्तों। तो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा है नगर पालिका के लिए दोस्तों? सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम तो दोस्तों कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर वापस जाओ दोस्तों, नारा किसका है? तो दयानंद सरस्वती का दोस्तों। कौन? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, आपको पता होगा दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सा का नाम क्या था दोस्तों? तो क्या नाम था साथियों? आपको पता होगा कि इनका नाम क्या था? चरक। क्या नाम था दोस्तों? चरक नाम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। अब देखिए पत्र लेखन से आ गया है। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा होता है दोस्तों। कहाँ लिखा होता है एक पत्र में विषय दोस्तों? आपको बता दें अभिवादन से पहले ही दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? विषय लिखा होता है ना, अभिवादन से पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है दोस्तों? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान दोस्तों। तो क्या होता है? तो इसके बारे में आपको पता होगा कार्यालय आदेश दिया था दोस्तों पूरे सभी लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, आंतरिक प्रशासन के लिए जो निर्देश जारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के रूप में संचार के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कितने रूपों का प्रयोग करते हैं? तो कितने? 11 रूपों का। कितने? 11 रूपों का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन कौन सा होगा दोस्तों? केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय दोस्तों जो सबसे ज्यादा होगा दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? सर या मैडम। ठीक है, सर या मैडम बोलते साथियों। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए साथियों अब हिंदी आ चुका है, तो हिंदी से क्वेश्चन क्या है साथियों कि 65 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वचन, प्रहार, कुंडली या फिर सर्प। वचन दिया था यानी पुल्लिंग को प्रहार किया जाता है दोस्तों, सांप होता है, सभी पुल्लिंग है दोस्तों, कुंडली बनाई जाती है दोस्तों, कुंडली मिलाई जाती है। आपने देखा होगा कुंडली मिलाई जाती है दोस्तों, यही का है स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अगला है नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कहिए नमक मिर्च लगा के बता रहा हूं, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी कि पुदीने के पेड़ पे चढ़ाना। ठीक है, तो यानी बढ़ा चढ़ा कहना दोस्तों, समझ सकते हैं कि नमक मिर्च लगाना। ठीक है, चलिए अगला है सावन हरे न भादो सूखे दोस्तों। आपको पता है एक सदा एक सा रहना, जिसके लिए दोस्तों कोई मतलब ना हो किसी चीज से, सदा एक सा रहता, चाहे सावन हरे हो चाहे भादो सूखे दोस्तों, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अगला साथियों देखिए सभी दोस्तों हमने कराया है, जिसने ऋण चुका दिया हो दोस्तों उसको क्या ऋण बोलते हैं। ठीक है, कर्तव्य किए हुए उपकार को मानने वाला। ठीक, ऋणी दोस्तों जो ऋणी हो कर्जदार तो कर्ज देता है। ठीक है, चलिए तो ऋण हो जाएगा। अगला है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है दोस्तों। तूने कहां जाना दोस्तों? तूने नहीं, आपको कहां जाना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हमने बोला था दोस्तों, जहां कहीं भी अनेकों आएगा वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या? अनेकों तो शब्द ही गलत होता है दोस्तों। ठीक है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती दोस्तों, बिल्कुल सही। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती, बिल्कुल। उसका प्राण पखेरु उड़ गया दोस्तों, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, गया नहीं गए, क्योंकि प्राण दोस्तों बहुवचन होता, तो ये भी गलत होगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा? तो दिन का दिन हो जाएगा दोस्तों, दिन का दिन। आपको दिन मीन्स क्या होता है साथियों? दिवस होता है, दिन मतलब दुखिया होता, गरीब। ठीक है, तो दिन दिन दोस्तों ये क्या होते हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दोस्तों, जो कि शब्द युग भी हम इनको कह सकते हैं। अगला है कि दोस्तों अगला शब्द क्या? निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। तो निरक्षर मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी कि साक्षर हो जाएगा। ठीक है, साक्षर दोस्तों पढ़े लिखे को हम बोलते हैं। आंख का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आंख का क्या होता है? लोचन, नयन, है ना, तो ये चीजें समझिए। अब सत्यार्थी दोस्तों, सत्यार्थी का संधि विच्छेद का सत्य प्लस अर्थी, सत्य के लिए सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी क्या हो जाएगा? सत्य प्लस अर्थी दोस्तों सत्यार्थी हो जाएगा। आपको पता है कि आ मिलके बड़ा आ हो गया। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा।
अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए हिंदी का सही अनुवाद चयन करें। चूज द करेक्ट गिवन हिंदी, है ना, क्या है दोस्तों। अब देखिए चूज द करेक्ट गिवन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। द करेक्टेड, ठीक, कॉपी इज पुट अप द सिग्नेचर। दोस्तों इसका हिंदी क्या होगा, द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा, मतलब इस अंग्रेजी शब्द का दोस्तों सही अर्थ बताना है आपको। तो इसका मतलब होगा संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। दोस्तों तो ये आपका सही समय हो जाएगा, सही इसका मतलब ट्रांसलेशन इसका सही हो जाएगा क्या, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है, फिर से दोस्तों आपको बताना है, ट्रांसलेट करके देना कि एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। साथियों तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब इसका सही क्या हो जाएगा उच्चारण, तो यानी कि इसका सही अनुवाद क्या होगा, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। साथियों है ना, रिलीज्ड यानी कि दोस्तों पता है कि गया है, ठीक है, कर दिया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ क्या होता है, हमने अभी कल ही पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है, कृपण कृपाण वाले। देखिए कृपण मतलब होता है कंजूस, और कृपाण दोस्तों तलवार यानी कि कटार को बोलते जो कि सिख लोग धारण करते। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों बताना है आपको कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कि हेल्दी माइंड लाइव्स इन हेल्दी बॉडी। दोस्तों स्वस्थ मन स्वस्थ मनुष्य में निवेश रहता है। दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी देखिए हेल्दी माइंड हेल्दी स्वस्थ मन और हेल्दी बॉडी यानी कि स्वस्थ शरीर। तो बिल्कुल सही, ठीक है, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से दोस्तों दिए गए हिंदी शब्द का अनुवाद चुनिए। दोस्तों ऑथेंटिकेशन, दोस्तों इसका क्या होगा, तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रमाणीकरण होता है। क्या, इंडस्ट्रियल दोस्तों औद्योगिकरण होता है ना, और दोस्तों ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्रमाणीकरण। दोस्तों ये बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको अनुवाद ही बताना है। क्या अनुवाद है, इट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, थ्रू नोटिफिकेशन। दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा, इसका सही हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। साथियों इसका मतलब क्या होगा, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों, फिर से आपको यही चीज करनी है कि दोस्तों अब देखिए, अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अंग्रेजी अनुवाद का चयन करें। देखिए अभी तक हम अंग्रेजी को हिंदी में करते थे, अब हिंदी को अंग्रेजी में करेंगे। हिंदी क्या है कि आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा साथियों, अंग्रेजी में सही क्या होगा, तो आपका ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोर्ट टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस और दोस्तों कंसिस्टेंस एंड क्लियरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो बिल्कुल सही आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है साथियों, फिर से आपको हिंदी का दोस्तों अंग्रेजी में करना है कि वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। दोस्तों वे जानकारी को दोस्तों गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं साथियों। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कि दे आर रिटेन टू केप्ट द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो ये दोस्तों टीएल, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर क्या है, फिर से साथियों इसमें आपको ट्रांसलेट करना है कि बताया गया सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे साथियों, तो इसका डी नंबर होगा कि कोरेस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। दोस्तों तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है साथियों। तो इसका सही क्या होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ इंटरेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन करें। दोस्तों क्या है दोस्तों कि पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है मेरे साथियों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो पत्राचार दोस्तों अपने क्या कहा गया, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। इसका मतलब क्या होगा, तो कॉरेस्पॉन्डेंस कैन मेक ऑफ ब्रेक एंड एक्सेलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
साथियों आपका है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर अब दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं। तो देखिए तकनीकी सक्रियता के बाद, देखिए ये आपका गद्यांश दिया है कि तकनीकी सक्रियता के बाद अब सोशल मीडिया सक्रियता आज की पीढ़ी के लिए एक पर्याय बन गई है। आज लगभग 3 में से 2 भारतीय अलग अलग मोबाइल नेटवर्किंग साइटों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और पिंटरेस्ट आदि पर ऑनलाइन रहकर अपना समय बिताते हैं। सोशल मीडिया न केवल आप और मुझ तक ही सीमित है बल्कि इसके दायरे में राजनेता भी शामिल है। यह उम्मीद की जाती है कि सोशल मीडिया आने वाले समय के आम चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करने में एक बेहतर भूमिका निभाएगा। कई शोधकर्ताओं ने यह निर्देशित किया है कि टेलीविजन की तुलना में सोशल मीडिया लोगों को प्रभावित करने में एक सबसे महत्वपूर्ण यानी कि मजबूत और अधिक प्रेरणादायक माध्यम होगा। भारत में उपभोक्ता बाजार और व्यापार में सोशल मीडिया की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। फेसबुक व्यापारिक उद्योगों की पूर्ति के लिए सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म या मंच है जो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, क्योंकि इससे ग्राहकों द्वारा ट्विटर, यूट्यूब और ब्लॉगिंग आदि का अनुगमन किया जाता है। विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया बन गया है। ये कंपनियां नए कर्मचारियों और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग कर रही हैं। ये सोशल मीडिया एक और इतनी विशेषताओं से ओतप्रोत है और दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमसे छिपी नहीं है। जहां सोशल मीडिया आज के समय में मनुष्य की आवश्यकताएं बन गया है दोस्तों, वहीं इसके दुष्परिणाम भी बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बताते हैं सोशल मीडिया, देखिए व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह तक के मामले आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें बच्चे अब मैदान में खेलने की बजाय मोबाइल पर खेलना पसंद कर रहे हैं, ठीक खेल रहे हैं दोस्तों, और बच्चे सोशल मीडिया के कारण मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ समय में भी बच्चे मोबाइल साथ रखते हैं जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है साथियों। तो अब देखिए इसके आंसर देखते हैं। क्या पूछा गया है इस गद्यांश की अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया कितना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। आपकी दृष्टिगत राय क्या होगी दोस्तों, किस लिए इतना लोकप्रिय हो रहा है। तो यह मनोरंजन का सबसे अधिक साधन है, सबसे अच्छा साधन है, इसलिए इतना लोकप्रिय हो रहा है। या फिर साथियों इसकी लोकप्रियता राजनेताओं के प्रवेश के कारण बढ़ रही है। या फिर साथियों इसमें की इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट, इमेज तथा वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के भी अवसर देती है। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा इंटरेक्शन हो गया दोस्तों, लाइव चैट होते हैं, वीडियो कॉलिंग यानी है ना, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं और वीडियो शेयरिंग कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों कमाई का अवसर भी दे रही है। आपको पता है कि आप यूट्यूब पे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे दोस्तों कमाई भी करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा कमाई करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा। दोस्तों कौन सा कथन सबसे सही होगा आपका सोशल मीडिया के, उसमें बताइएगा। ठीक है, पहला है कि सोशल मीडिया केवल समय की बर्बादी है और नई पीढ़ी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत, समय की बर्बादी नहीं, इस पे हम अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। अगला है सोशल मीडिया के द्वारा राजनेता अपने वोट बैंक को बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचारी लोग अपने ग्रुप बनाकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करते हैं। आतंकवाद बढ़ाने में भी इसका योगदान दोस्तों सबसे अधिक कारण ये नहीं है साथियों। ठीक है, अगला है कि सोशल मीडिया जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। ठीक है, यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। समय के बदलाव के साथ में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो बिल्कुल सही, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं, सबसे प्रबल तर्क बताना है। ठीक है, कि सबसे प्रबल तर्क कौन सा होगा जो कि सबसे ज्यादा नुकसान आपके लिए कर सकता है। पहला क्या है कि सोशल मीडिया सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता और फॉलोअर की संख्या के आधार पर लोगों को चित्रवृत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है आतंकवाद और अन्य विध्वंसक तत्व इसका उपयोग करके देश और मानवता विरोधी गतिविधियों में शामिल। देखिए हैं तो सभी दोस्तों, सबसे तगड़ा वाला बताना है। अगला है कि मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया से जकड़ा हुआ है जिसकी वजह से परिवारों का
अविघटन, पति पत्नी में आपसी कलेश तक के मामले आ रहे हैं दोस्तों। ये आपको पता है, ये आपने पैराग्राफ में पढ़ा भी था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ये पैराग्राफ में हमने पढ़ा भी था। चलिए अगला है कि आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है। सबसे सबल तर्क को आपको बताना दोस्तों किस प्रकार से ये सबसे ज्यादा सबसे अच्छा बन गया। दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आज लोग बाहर के नए उत्पादों को खरीदने में रुचि लेते हैं, बिल्कुल गलत है। समाचार पत्रों में अब ज्यादा विज्ञापन नहीं निकलते हैं और केवल सरकारी विज्ञापन है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। आज पूरा विश्व एक बाजार बन गया है और आप अपना सामान घर बैठे खरीद बेच सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात नहीं किया गया है। देखिए आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारियों और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक, ये आपके पैराग्राफ में दिया भी गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि से कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहां तक उचित है। आप किस विकल्प से सहमत हैं साथियों। तो आपसे पूछ रहा है कि आप किस विकल्प से सहमत हैं। पहला है कि समय में बदलाव आ रहा है और साथ रखे मोबाइल द्वारा विषयों के अध्ययन में मदद मिलती है। दोस्तों गलत है, नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि पढ़ाई के बीच सोशल मीडिया आ जाने पर छात्रों का ध्यान अध्यापक की बात से हटकर अन्यत्र चला जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं सही, मगर उसको हमको ज्यादा सही बताना है। ठीक है, कॉलेज के छात्र पर्याप्त परिपक्व हो जाते हैं और अपना भला बुरा समझते हैं। मोबाइल या लैपटॉप है ना पढ़ाई के साधन है और उन्हें साथ में रखे जाने से कोई बाधा नहीं आएगी। अगला दोस्तों, मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी मानसिक रूप से कक्षा में नहीं होते, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। यदि छात्र मोबाइल लाते हैं तो भी दोस्तों पढ़ाई के समय स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही, आपका ये वाला कथन कहीं ना कहीं सही है। देखिए मोबाइल लाना भी जरूरी है, मगर साथ ही उसको पढ़ाई समय स्विच ऑफ कर लेना, ये सबसे अच्छा तर्क बताएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर से साथियों एक गद्यांश दिया गया है कि आजकल 90 से 94 तक इसके आंसर आपको बताने हैं। आजकल मनुष्य का जीवन कुछ अलग रूप से करवट ले रही है। शारीरिक श्रम की कमी, अनियमितता जीवन शैली, अनियमित नींद, सादा खान पान का अभाव, मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में व्यस्तता, समस्याएं और तनाव, फेसबुक पर हजारों मित्र होते हुए भी सच्चे मित्रों और संबंधियों की कमी, अकेलापन और तनावग्रस्त जीवन, ये घर घर की कहानी बनती जा रही है। ठीक है, विज्ञापन हमारी मानसिक शांति और संतुष्टि को हमसे दूर कर रहे हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ होड़ भी हमारी अशांति का कारण है। आध्यात्मिकता का अभाव, ईश्वर में विश्वास ना होना, असंतोष, अतृप्ति और धोखाधड़ी हर दिन बढ़ रहे हैं। दोस्तों नीतिगत मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सरलता को मूर्खता कहा जाता है और धोखाधड़ी को चतुराई। शरीर, मन और आत्मा के मध्य संतुलन बिगाड़ता जा रहा है। दूसरों को नीचा दिखाकर हम अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। योग, व्यायाम और खेल मैदान के खेलकूद धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लोगों के घर पहले से ज्यादा बड़े हुए हैं पर हमारे दिल छोटे होते जा रहे हैं। माँ प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शिक्षकों को मोटी तनख्वाह चाहिए, परंतु जीवन मूल्यों से अपने आप को और अपने छात्रों को दूर ही रखना है। इंजीनियर को भी घोटाले सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक, जिससे पैसे ज्यादा बने। ठीक है, IT से जुड़े लोग, MBA और अन्य सभी को भी व्हाइट कॉलर जॉब ही पसंद है और पैसे वालों के बच्चों की परवरिश दूसरे लोग कर रहे हैं। माँ बाप दोनों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। भ्रष्टाचार द्वारा उपार्जित धन से लोग अपने कल्याण की चाह रखते हैं। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने वाले लोग भविष्य में अपनी संतान द्वारा सेवा और सद्व्यवहार की कामना कर रहे हैं। रक्तचाप, मधुमेह, लीवर और किडनी के रोग, थायराइड, अनेक प्रकार के कैंसर आदि अनेक रोग अल्पायु में ही हो रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कभी इन कारणों के और समाधानों के बारे में सोचें साथियों। ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊपर लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं हैं। संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि पहला ऑप्शन है हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए। दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि और चीजें आपके इसमें से बन नहीं रही, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आज के समाज में गलत खान पान और अनियमित जीवन शैली से बीमारियां बढ़ती, बिल्कुल गलत है। आज के समय में समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, इस कारण हम सुखी और संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। दोस्तों ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है।
समाज में महंगाई और भ्रष्टाचार होने से हम सुखी और संतुष्ट नहीं। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 योग व्यवसाय और मैदान के खेल कूदों योग व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के गायब होने का कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है साथियों। ठीक है कि हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अनुच्छेद के आधार पर आपकी दृष्टि में सबसे सही विकल्प कौन सा है साथियों। पहला है बच्चों को शारीरिक विकास के उचित अवसर नहीं मिलते हैं। दूसरा है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास से परेशानी हो रही है। तीसरा है प्रकृति की सामीप्य न मिलने से बच्चे और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा है और अनेक बीमारियां शरीर में घर करने लगे। दोस्तों बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए साथियों। तो पहला क्या है कि महंगाई और भ्रष्टाचार। दूसरा है पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार जीवन की दौड़ में पिछड़ न जाने का डर। तीसरा है कि शरीर में होने वाले अनेक रोग। या चौथा है मोबाइल और टेलीविजन का अत्यधिक प्रयोग। दोस्तों तो हमारा बिल्कुल सही गद्यांश की दृष्टि से बी हो जाएगा, पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार। ठीक है, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 93 नंबर का अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है दोस्तों। तो इसमें आपके अनुसार दोस्तों कौन सा है सबसे अच्छा कारण। तो मैं आपको बता दूं इसका सही कारण क्या हो जाएगा, संवेदनहीनता, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित करने की होड़। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मुक्त जीवन जीने की शैली बिल्कुल गलत है ना, परिवार को ज्यादा सुख देने की भावना ये भी गलत है और जीवन में आगे बढ़ने चाहे बिल्कुल गलत है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोबाइल कंप्यूटर और टेलीविजन में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित कर रही है साथियों। तो व्यर्थ में समय नष्ट, देखिए क्या है कि व्यर्थ में समय नष्ट होता है और जरूरी काम नहीं हो पाते। दूसरा है कि लंबे समय तक टेलीविजन कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने से पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है और उसका स्वास्थ्य क्या होता है, चौपट होने लगता है। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि 95 क्वेश्चन, डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है, तो डेमी ऑफिशियल लेटर। दोस्तों तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डीओ लेटर का पूर्ण नाम क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका 96 क्वेश्चन है कि डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है दोस्तों। तो डीओ पत्र में दोस्तों अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है, तो दोस्तों आपका क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बी नंबर यानी अपना। ठीक है, चलिए अगला है कि ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या होता। दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम में दोस्तों सबसे सही अभिवादन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई अभिवादन का उपयोग किया ही नहीं जाता दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है आपका 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो 98 का बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, अधिसूचना। दोस्तों सरकार किसी भी चीज में नोटिफिकेशन जारी करती है, जैसे दोस्तों आपको पता है कोई भी नीति होगी तो नोटिफिकेशन जारी होता है। चलिए 99वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है 99वां क्वेश्चन कि विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेवार है मेरे दोस्तों। तो इसमें कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेवार होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि CSMOP का फुल फॉर्म क्या होगा। CSMOP का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे साथियों, तो आपका बिल्कुल सही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आपने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही